नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तान में एक और पूर्व प्रधानमंत्री को सजा सुना दी गई है। पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि यहाँ सत्ता से हटने के बाद प्रधानमंत्री को जेल भी जाना पड़ जाता है। इससे पहले नवाज शरीफ को भी जेल जाना पड़ा था। दूसरे प्रधानमंत्री भी जेल जा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये माना जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन सत्ता सेना ही चलाती है। इसलिए सेना से जो भी हुकूमत टकराने की कोशिश करती है, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इमरान के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब पाकिस्तान की कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल की सजा सुना दी है। इमरान खान को मिली इसी सजा को लेकर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की तैयारियां तेज। चीन में तेजी से घट रही है जनसंख्या। और चलते चलते में देखेंगे अल्बानिया के पीएम के अनोखे अंदाज को। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने पीटीआई संस्थापक इमरान खान को 14 साल की जेल और बुशरा बीवी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बनी स्थायी अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच जज नासिर जावेद राणा ने फैसला सुनाया। इमरान खान पिछले 18 महीने से अडियाला जेल में बंद है। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीवी को भी अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने इमरान पर 10 लाख रुपए और बुशरा पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की जेल ज्यादा काटनी होगी। जिस मामले में इमरान और उनकी पत्नी को सजा सुनाई गई है, वो बहिया टाउन से जुड़ी जमीन और पैसे के लेन देन से जुड़ा है, जिसमें इमरान खान पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये इमरान खान के पीएम कार्यकाल के दौरान हुआ था। इमरान खान और बुशरा बीवी पर आरोप लगा था कि उन्होंने बहिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कनाल जमीन हासिल की। अदालत ने इन आरोपों को सही माना। इसके बाद इमरान और बुशरा बीवी को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान कर दिया। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान की सेना के साथ डील हो सकती है। पीटीआई के चीफ गौहर अली खान ने भी ये बात मानी है कि उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की है। पीटीआई के नेता लगातार इस बात से इनकार कर रहे थे, लेकिन इमरान खान ने ही इस मुलाकात का खुलासा कर दिया कि गौहर और जनरल मुनीर की मुलाकात हुई है। इससे पहले जियो न्यूज ने सूत्रों के हवालों से बताया था कि पीटीआई चीफ को जनरल मुनीर से मिलने के लिए सोमवार को हेलीकॉप्टर से पेशावर ले जाया गया था। जनरल मुनीर पहले से पेशावर में मौजूद थे। ये तीसरा मौका था जब पीटीआई के अधिकारी और सरकार के बीच बातचीत हुई। पीटीआई के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें सेना की तरफ से एक डील ऑफर हुई थी, जिसमें इमरान खान के देश छोड़ने की शर्त पर उनकी रिहाई का रास्ता साफ होने की बात कही गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि इमरान खान पाकिस्तान में किसी भी राजनीतिक गतिविधियों में किसी भी तरह से भागीदारी नहीं कर सकेंगे, लेकिन इमरान खान स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। इमरान खान ने समझौते को लेकर सोशल मीडिया पर कहा कि वह नवाज शरीफ नहीं है कि जेल से बाहर आने के लिए सरकारों से डील करेंगे। इमरान खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने को कहा है। उन्होंने इसके लिए अभी से तैयारियां भी शुरू कर देने को कहा है। अब बात मिडिल ईस्ट की। इजराइल और हमास के बीच चली आ रही जंग अब थम गई है। दोनों के बीच में संघर्ष विराम हो गया है। इस युद्ध विराम के लिए ट्रंप प्रशासन ने इजराइल पर दबाव डाला, जिसके बाद नेतन्याहू इसके लिए तैयार हुए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि वार्ता दल ने प्रधानमंत्री को बताया है कि बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर सहमति बन गई है। बंधकों और लापता लोगों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के प्राधिकरण के बंधकों के परिवारों को इस बारे में जानकारी दे दी है। युद्ध विराम की जो डील हुई है, उसमें ये पहले 6 सप्ताह के लिए होगा। इस दौरान इजराइल की सेना गजा से वापस लौटेगी। इसके अलावा उत्तरी गजा में फिलिस्तीनियों की वापसी होगी, जिसे इजराइल की सबसे बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि वो हमास के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब नहीं रहा है। इजराइल ने डील में राहत सामग्री वाले 600 ट्रकों की एंट्री गजा में कराने की मंजूरी भी दी है। इसमें से 50 ट्रकों में ईंधन होगा। हमास के पास अब भी 33 बंधक हैं। हमास ने कहा है कि वो डील के तहत हर सप्ताह 3 बंधकों को रिहा करेगा। तो हर बंधक के बदले इजराइल 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यानी हमास 3 बंधकों को छोड़ेगा तो इजराइल 90 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। सीजफायर के दूसरे चरण की बातचीत 16वें दिन शुरू होगी। इसमें तय होगा कि बचे हुए बंधकों को कैसे छोड़ा जाए। हमास का कहना है कि वो सभी बंधकों को तभी छोड़ेगा जब इजरायली सेना पूरी तरह से गजा को खाली कर देगी। तीसरे चरण में गजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस तरह 3 राउंड में सीजफायर की डील पूरी होगी। और अब अगली खबर में देखेंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को।
डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में होगा। ये समारोह 3 दिन तक चलेगा। इसकी शुरुआत 18 जनवरी को होगी। शनिवार को राष्ट्रपति के स्वागत और आतिशबाजी के साथ साथ कैबिनेट रिसेप्शन और उपराष्ट्रपति के रात्रि भोज से होगी। इसके बाद 19 तारीख को ट्रंप कैपिटल वन एरिना में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विक्ट्री रैली में अपना भाषण देंगे, जिसमें किड रॉक, द विलेज पीपल, बिली रे साइरस और ली ग्रीनवुड की परफॉर्मेंस भी शामिल होंगी। ट्रंप इसी शाम को होने वाले कैंडल लाइट डिनर में भी बोलेंगे। इसके बाद रविवार यानी कि 20 जनवरी को उद्घाटन दिवस की शुरुआत सेंट जॉन चर्च सेवा और व्हाइट हाउस में चाय पर चर्चा के साथ होगी। उसके बाद दोपहर 12 बजे के आसपास यूएस कैपिटल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को विदाई, हस्ताक्षर समारोह, कांग्रेस का लंच, राष्ट्रपति द्वारा सैनिकों की समीक्षा, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस तक राष्ट्रपति परेड और ओवल ऑफिस में हस्ताक्षर समारोह जैसे औपचारिक कार्यक्रम होंगे। बता दें कि ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई ग्लोबल लीडर्स को भी न्योता भेजा गया है। हिंदुस्तान से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। हालांकि पीएम मोदी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे और उनकी इस गैर हाजिरी की वजह पीएम मोदी को सीधे तौर पर इस समारोह का न्योता नहीं मिलना माना जा रहा है। इस बीच ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हर चीज पर काफी ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें सुरक्षा भी अहम मुद्दा है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार आर्कस ग्रुप एलएलसी नाम की प्राइवेट कंपनी ट्रंप की शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सरकारी दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है। अब बात चीन की बढ़ती परेशानी की। चीन इस समय कई मोर्चों पर जूझता दिखाई दे रहा है। देश की जीडीपी में तेजी थम गई है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस युवा आबादी के चलते चीन को दुनिया की फैक्ट्री का तमगा मिला था, वो भी उससे छिनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन की युवा आबादी तेजी से कम हो रही है। लगातार तीसरे साल चीन की आबादी में गिरावट आई है। एक तरफ चीन में बच्चों की संख्या घट रही है तो बूढ़ों की आबादी बढ़ती ही जा रही है। चीन तेजी से बूढ़ों का देश बनता जा रहा है। साल 2024 के आखिर में चीन की जनसंख्या 1.408 अरब हो गई है। ये पिछले साल के मुकाबले 13.9 लाख कम है। एक तरफ चीन की जनसंख्या कम हो रही है तो यहाँ लोगों की औसत आयु तेजी से बढ़ रही है। बच्चों के जन्म की दर में कमी से आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दशकों में चीन में जनसंख्या घटने की रफ्तार और ज्यादा तेज हो जाएगी। साल 2035 तक चीन की जनसंख्या घटकर 1.36 बिलियन रह जाएगी। वहीं अगले 75 साल में यानी कि 2100 तक अपने वर्तमान आकार से घटकर आधा रह जाएगा। चीन की शी जिनपिंग सरकार के लिए देश की घटती आबादी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि युवाओं की घटती आबादी के चलते चीन में श्रमिकों की संख्या भी कम हो गई है। चीन में घटती आबादी के कई कारण माने जा रहे हैं। इसमें खास तौर से महंगाई और रोजगार के बेहतर मौकों का ना होना है। इसकी वजह से युवा शादी करने और बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। चीनी युवा बच्चे के पालने और उसकी पढ़ाई पर खर्च को देखते हुए शादी से ही बच रहे हैं। चीन में लंबे वक्त तक लागू रही एक बच्चे की नीति भी घटती जनसंख्या की वजह है। चीन में सरकार की कोशिशों के बाद भी युवा बच्चे पैदा करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। वैसे सिर्फ चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जो घटती जनसंख्या के कारण चिंता में दिखाई दे रहा है, बल्कि ये कई देशों की समस्या बन गया है। खासकर पूर्वी एशियाई देशों में ये समस्या ज्यादा गंभीर है। चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग जैसे देशों में भी जन्म दर में भारी गिरावट देखी गई है। और चलते चलते में बात होगी जॉर्जिया मेलोनी के लिए घुटनों पर बैठे अल्बानिया के पीएम की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपना 48वां जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। इस मौके को यादगार बनाने में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा की अहम भूमिका रही। उन्होंने मेलोनी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट के दौरान एडी रामा मेलोनी को आते देख उनके सामने घुटनों पर बैठ गए और उनके लिए गाना भी गाया। उन्होंने गाना गाकर सभी को चौंका दिया। इसके साथ ही एक स्कार्फ भी गिफ्ट किया। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से मेलोनी को स्कार्फ पहनाया तो वहां मौजूद दूसरे नेता तालियां बजाने लगे। रामा ने गिफ्ट पेश करते हुए कहा कि ये हल्के वजन का स्कार्फ एक इतालवी डिजाइनर ने बनाया है जो अब अल्बानिया में रहते हैं। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैंने अपने कद का इस्तेमाल आपके सम्मान में झुकने के लिए किया है। ये स्कार्फ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्तों को दर्शाता है। मेलोनी ने भी इस अनोखे अंदाज को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया।
हालांकि रामा और मेलोनी की राजनीतिक विचारधाराएं अलग है। मेलोनी दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली का नेतृत्व करती हैं, जबकि रामा अल्बानिया की सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच मजबूत कार्य संबंध है। वहीं एडी रामा का ये अनोखा और मजेदार अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने इसे उनके और मेलोनी के बीच की दोस्ती का प्रतीक बताया। ये घटना न सिर्फ कूटनीति का एक नया रंग दिखाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि राजनीति के परे इंसानी रिश्ते कितने अहम होते हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।